प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे आप इस कण को देखिए, ये कण आपतित कण, ये कण जा रही थी, तो इस कण को इस तरह से जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बल्कि ये कण सीधे नहीं गई, हल्का इधर मुड़ गई इस तरफ की ओर, यानी अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई है। तो जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी सीधे ना जाकर कुछ ना कुछ मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए कोई कांच का पृष्ठ, ये पृष्ठ है और इस पर ये प्रकाश कण आ रही है, ठीक है। ये माध्यम एक है, मान लेते हैं कौन सा माध्यम है, वायु है। नीचे दूसरा कौन सा माध्यम है, कांच है, ठीक है। तो एक प्रकाश, जब प्रकाश वायु एक माध्यम से दूसरे माध्यम, वायु से कांच में जाती थी, तो जो प्रकाश आ रहा था उसको क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश या आपतित किरण बोलेंगे। जिस बिंदु से टकराएगा उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। जो प्रकाश कण आती है उसका क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतन बिंदु पर सबसे पहले एक लंब खींच लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब। ये अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश कण जब आ रही थी, ये इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो इस कण को कुछ इस तरह से सीधे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रकाश कण जब एक माध्यम से वायु से कांच में जाएगी, ठीक है, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, यानी इधर की ओर तो झुक जाएगी या इस दिशा में चली जाएगी, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं पहले, है ना। तो ये प्रकाश कण या अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया सीधा, एक प्रकाश कण, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। कहने का मतलब ये है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कौन सी कण होगी, आपतित। ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। ये जो कण है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है, ठीक है। और ये देखिए ये कौन सा है, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। ये क्या है, अभिलंब और अपवर्तित कण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण होते हैं। अब समझते हैं कब प्रकाश कण अभिलंब की ओर झुकेगी, कब प्रकाश कण अभिलंब से दूर हटेगी, है ना। ठीक है, जाओ। जैसे प्रकाश कण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी, जैसे ये प्रकाश कण आ रही थी, ये जब ऐसे गिरी, इस बिंदु का बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश कण विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाएगी तो उस कण को किस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जाकर बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन में माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। इसका उल्टा, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जैसे ये कण आ रही थी, ये यहाँ पे टकराएगी, इस बिंदु का बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये कण ऐसे जानी चाहिए थी, सीधी सी, ठीक है। तो ये सीधे ना जाकर बल्कि क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। एक दूसरी परिभाषा भी और अच्छे से बता सकते हैं, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। जैसे विरल माध्यम सघन माध्यम जाएगी तो विरल माध्यम में इसका वेग अलग होगा और सघन माध्यम में वेग उसका अलग हो जाएगा। ऐसे इसमें भी होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो दूसरे माध्यम जाने पर उसका वेग बदल जाएगा। और देखिए ये दिशा ऐसे जा रही थी, यहाँ पर दिशा चेंज हो गई, यहाँ पर दिशा भी क्या हो गई, चेंज हो गया। तो दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाते हैं। इस घटना को भी क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब समझते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। जैसे हमने माध्यम ले लिए, एक माध्यम है, एक वायु माध्यम है, एक माध्यम क्या है, कांच। तो ये वायु माध्यम है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। इस माध्यम में, वायु वाले माध्यम में जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की चाल होगी वो सबसे क्या होगी, अधिक होगी। प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी।
कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी यानी कम अधिक होगी, वह कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। क्या हो जाएगा, सघन। तो यानी अगर प्रकाश कण वायु से कांच में जा रही है तो वायु में प्रकाश चाल अधिक होगी, अतः जो वायु हो जाएगा वह कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम। और कांच में उसकी चाल घट जाती है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। तो सघन उसको कहते हैं जहाँ पे प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, और जिस माध्यम में प्रकाश चाल अधिक होगी वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाता है। अब हम अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं, बहुत आसान है। देखिए, जो कण प्रकाश की किरण पृष्ठ की ओर आ रही थी उसको क्या बोलते हैं, आपतित कण। क्या बोलते हैं, आपतित कण। जब दूसरे माध्यम में गई थी तो वो अपवर्तित होगी, तो दूसरे माध्यम में अपवर्तित। तो आपतित कण, अपवर्तित कण, पहले नियम क्या बोलेंगे, आपतित कण, अपवर्तित कण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही दल में होते हैं। पहला नियम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, दूसरा कॉमा अपवर्तित कण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही दल में होते हैं। दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यह है आपतन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं आई से, ठीक है। तो आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन, और जो साइन होता है उसको ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्या। तो क्या बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या, तथा ये कौन सा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को आज लिखते हैं, तो अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, वो क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। फिर से बोलते हैं, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे ये पहला माध्यम है, ये कौन सा माध्यम है, पहला माध्यम N1 है। ये कौन सा माध्यम है, दूसरा N2 माध्यम है। तो इसको ले सकते हैं, क्योंकि प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है, तो इसको ले सकते हैं 1N2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो क्या हो गया सूत्र, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1N2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसको और हल करते हैं 1N2 को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं N2/N1। जो पहले होगा वो बटे में लिखेंगे, जो बाद में होगा वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये क्या है, स्नेल का नियम है। अब देखते हैं हम लोग क्रांति कोण के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ये पृष्ठ हो गया। मान लेते हैं ऊपर कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम, और नीचे कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। ऊपर सघन माध्यम है, दूसरा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है, जैसे प्रकाश कण आ रही थी, तो जो प्रकाश कण आ रही थी उसको क्या बोलते हैं, फिर से लिख लेते हैं, चलो। आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण हो गया। और इस बिंदु से टकराई, इस बिंदु क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। यहाँ पे हमने ऐसे क्या खींच लिया, विलंब खींच लिया, जैसे अभिलंब कहेंगे। और ये प्रकाश कण सीधे न जाकर के बल्कि क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, वो इस तरह से चली जाएगी। तो ये जो कोण हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है वो कौन सा कोण है, आपतन कोण है। और ये जो कोण है ये अभिलंब है, और ये अपवर्तित कण है। कौन सी है, अपवर्तित। यहाँ पे नीचे लिखे दे रहे हैं, ये है विरल माध्यम, और ये जो किरण है वो कौन सी है, अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित, ये हो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसे कैसे लिखते हैं, R से लिखते हैं। तो इस क्रांति कोण में सिंपल सा फंड देखिए, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। यदि हम सघन माध्यम में आपतन कोण का मान बढ़ाएं, आपतन कोण का मान बढ़ा दें। आपतन कोण का बढ़ाने का मतलब ये है कि जैसे ये प्रकाश कण अब ऐसे ना जाकर के ये ऐसे जा रही हो, तो इस तरह से, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, तो ये वाला आपतन कोण अब ये हो गया और इस तरह से। अगर ये आपतन हो जाएगा तो ये वाली कण और ऐसे मुड़ जाएगी कुछ, यानी यहाँ पे ये वाला आपतन कोण हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, तो ये प्रकाश कण आपको इस तरह नहीं जाएगी बल्कि कुछ ऐसे निकल गई। कहने का मतलब ये वाला जो कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा अब R, है ना। तो यहाँ पर अब R का मान कितना हो गया है, 90। जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण था वही क्रांति कोण के बराबर हो जाता है, यानी उसी को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। इसको फिर से समझाते हैं अच्छे से। इससे एक बार क्रांति कोण को हम अच्छे से और समझ लेते हैं। ये अभिलंब हो गया, ये प्रकाश कण आ रही है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है,
तो ये अविलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। ये कौन सा हो गया, अपवर्तन कोण। अगर इस कोण का मान थोड़ा सा हम और बड़ा कर दें, तो इस तरह से हमने और बड़ा कर दिया, यानी अपवर्तन कोण का हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। यदि हम अपवर्तन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो अपवर्तन, ये कण ऐसे ले आती है, जो कण ऐसे आती थी ये कण ऐसे लेती है। कहने का मतलब है जो अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो परिभाषा क्या बना सकते हैं, जब प्रकाश कण सघन माध्यम से किसमें जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो, और यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो सघन माध्यम में जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण के बराबर हो जाता है। यानी कि सघन माध्यम में आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, अब अध्ययन करेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन का। पूर्णांतरिक परावर्तन सेम ऐसे रहेगा, सघन माध्यम से प्रकाश कण किसमें जा रही होगी, विरल माध्यम। यदि प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये प्रकाश कण है, कुछ इस तरह से आ रही। जो प्रकाश कण आ रही है जब सघन माध्यम से विरल में आती है, हम लोगों ने पढ़ा ये सीधे न जाकर के बल्कि अविलंब से दूर हटती है। यानी ये वाला जो कोण हो गया ये अपवर्तन कोण, और ये कौन सा कोण है, आपतन कोण है। क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लिखते हैं आई से। ठीक है, अब हमने क्या किया, आपतन कोण को बढ़ाते गए। जैसे हमने आपतन कोण का मान लेते ये प्रकाश कण कुछ ऐसे आई होगी, हो सकता है मान लेते कि ये थोड़ा और बढ़ा दिया तो ये आपतन कोण बढ़ गया। अगर आपतन कोण बढ़ गया तो ये जो अपवर्तित और बढ़ जाएगी, यानी क्या ना अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर थोड़ा सा हम और आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश कण कुछ इस तरह से ऐसे चली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है सीधी चली जाती है, यानी अपवर्तन कोण का मान क्या हो जा रहा है, आर का मान क्या हो जा रहा है, 90। तो ये तो क्रांति कोण वाली कंडीशन होगी। क्रांति कोण में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सघन माध्यम में बना आपतन कोण ही क्या होता है, क्रांति कोण। यदि विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। यदि थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, यानी आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं, आपतन कोण का मान क्या करते हैं, और बढ़ा देते हैं, तो ये प्रकाश का जब आपतन कोण बढ़ा देंगे तो प्रकाश का जब पहले का था प्रकाश ऐसे आई थी, जिसको और बढ़ा दिया है तो प्रकाश ऐसे जाएंगी, इससे ऊपर जाने लगेगी, यानी प्रकाश कण इधर ही इसी माध्यम में लौट आएगी। कौन से माध्यम में लौट आएगी, सघन माध्यम में। तो हमने क्या किया है, आपतन कोण का मान बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है, क्रांति कोण से भी क्या कर दिया है, अधिक कर दिया है। यदि आपतन कोण का मान क्या कर देते हैं, क्रांति कोण से अधिक कर देते हैं, यानी आपतन कोण मान और बढ़ा देते हैं, तो प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में नहीं जाकर के बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है, अर्थात परावर्तित होकर वापस लौट आती है। इसीलिए इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। फिर से समझते हैं, प्रकाश कण देखिए, ये प्रकाश कण आ रही थी, अविलंब से दूर हट गई, फिर हमने आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते गए। जैसे बढ़ाते गए तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता गया। जब अपवर्तन कोण का मान आर का मान कितना हो गया था, 90 हो गया था विरल माध्यम में, तो सघन माध्यम में आपतन कोण को क्या कहते थे, क्रांति कोण कहते थे। पर यदि आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया, क्रांति कोण से भी क्या कर दिया, अधिक कर दिया, तो प्रकाश कण विरल माध्यम में ना जाकर के बल्कि सघन माध्यम में ही वापस लौट आई। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी दो शर्तें हैं, शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2। शर्त क्या है, पहली शर्त यही है कि जो प्रकाश होना चाहिए वो सघन माध्यम से किस माध्यम में जाना चाहिए, विरल माध्यम में। प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, आपतन कोण का मान अधिक होना चाहिए क्रांति कोण से, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे समझ लेते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन को। जैसे ये मारे थे सघन माध्यम विरल, ये सभी में सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम, सघन माध्यम विरल माध्यम है। देखिए ये प्रकाश कण आ रही थी, ये कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण। ये अविलंब से दूर हट गई, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही थी तो अविलंब से दूर हट रही थी। फिर देखिए हमने आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 30 था, यहाँ 35 कर दिया, थोड़ा 40 हो गया, बढ़ाते। तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आपतन कोण का बढ़ाते जा रहे हैं तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता जा रहा था। ये अविलंब से दूर हटी, थोड़ा और दूर हटी, और यहाँ पे अब ये ऐसे चली गई, यानी आर का मान कितना हो गया, 90। और जब आर का मान 90 हो गया तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, क्रांति कोण के। लेकिन हम थोड़ा और आपतन कोण का मान बढ़ा कर दिया, तब ये प्रकाश कण विरल माध्यम में न जाकर के, इस माध्यम में न जाकर के, बल्कि सीधे सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब अध्ययन करेंगे हम। जैसे हम लोगों ने आप पढ़ते हैं पीएच अपवर्तन, तो अभी स्नेल के नियम का अध्ययन किया था। स्नेल के नियम में क्या कहा था, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी, ऐसे पढ़ा था, जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती थी तो अविलंब की ओर या तो झुक जाती थी या अविलंब से दूर हटती थी, कुछ इस तरह से पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा था कि आपतन कोण की ज्या, क्या पढ़ा था, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है,
नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। और ये जब प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी उसको हमने कहा था 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं किस बार? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, यदि पहला माध्यम, जो पहला माध्यम हो, इसको बिल्कुल फिक्स कर दे। फिक्स का मतलब एक चीज मान ले, अगर पहला माध्यम क्या कर ले? निर्वात। पहला माध्यम का मान ले? निर्वात। और निर्वात से अगर प्रकाश किसी भी माध्यम में जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहेंगे? निर्वात के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम क्या हो जाएगा? निर्वात, और दूसरा माध्यम कांच या जल जो भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो पहला माध्यम क्या हो जाएगा? निर्वात, दूसरा माध्यम कोई भी होगा। तो निर्वात अगर बिल्कुल पहला माध्यम क्या कर दे? बिल्कुल निर्वात ही रहेंगे, निर्वात ही रखेंगे, तो निर्वात के सापेक्ष, यानी पहला माध्यम जो था N1, यानी N1 है, वो कौन सा हो गया? निर्वात हो गया। दूसरा माध्यम कौन सा हो गया? दूसरा माध्यम कोई भी लेंगे, जैसे कांच है, जल है, कोई भी ले लेंगे। तो निर्वात अगर पहला माध्यम फिक्स कर देंगे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम, यानी निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से लिखते हैं या म्यू से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले माध्यम में जो आएगा, तो पहले माध्यम में क्या है? निर्वात है, और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? c होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? c। और दूसरे माध्यम में प्रकाश चाल को v लिखते हैं, यानी n बराबर क्या कहते हैं? c/v, या म्यू बराबर c/v। यहाँ पे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक को समझ लिए। अध्ययन करेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का। इसमें क्या होता है? देखिए ये पृष्ठ हो गया, ये अभिलंब, इसको बताते हैं। ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। ये मान लेते हैं पहला माध्यम N1 है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? N2। ये पहला माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? N1, दूसरा माध्यम का मान लेते हैं N2 है। यहाँ से प्रकाश कण आती है, ये प्रकाश कण आती है, तो जो प्रकाश कण आती है तो आपतित कण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण हो गया, कहते हैं आपतन कोण। और ये कण जो हो गई, ये सीधे ना बनाए, थोड़ा सा हल्का सा मुड़ गई, अलग हो गई, तो ये जो कोण होगा, ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण। तो हम लोगों ने स्नेल के नियम से क्या पढ़ा है? स्नेल के नियम से पढ़ा है, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से यही पढ़ा है कि पहले माध्यम है, पहले माध्यम क्या लिखा है? आपतन कोण I, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक क्या होता है? बराबर होता है। ये कहाँ से पढ़ा है? स्नेल के नियम से। फिर समझते हैं आराम से। ये प्रकाश कण आ रही थी तो ये आपतित कण हो गई, ये हो गई अपवर्तित। आपतित कण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। फिर स्नेल के नियम से हमने लिया। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? जब प्रकाश कण आती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? ये रिवर्स इसमें कंडीशन होती है, यानी फिर से वापस होता है। जहां से प्रकाश आता है उसी दिशा में यहाँ से प्रकाश चला जाता है वापस। अब यहाँ से वापस जाने लगेगा और ये प्रकाश जहाँ से आया था, स्टार्ट हुआ था, वहां तक फिर जाता है, वैसे सेम कंडीशन में जाता है। तो इसको ही क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता। यानी कि हम कह सकते हैं उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता के संदर्भ में जब उत्क्रमणीयता होगी, यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश वापस जाएगा। तो अब बताइए, ये प्रकाश जहां से आता है उसी दिशा में फिर से वापस जाता है, यानी करिए फिर से वैसे होती है, जहां से आता है उसी दिशा में जाता है, जहां से आता है वहीं से वहां तक पहुंचता है। तो आप बताइए, अगर ये वापस जा रहा है और वापस जाने को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीयता कहते हैं। तो अगर वापस जा रहा है तो यानी ये जा रहा है, यानी ये किरण जा रही है, इस पर गिरेगी। अगर गिरेगी तो ये वाला जो कोण हो जाएगा ये अब आपतन कोण होगा। क्या हो जाएगा? आपतन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। अब देखिए ये भी जब इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हो जाएगा, यानी ये वाला जो कोण हो जाएगा ये वाला अभिलंब, और ये अपवर्तित किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण हो जाएगी। अपवर्तित और विलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है? अपवर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है? I। तो क्या करने से आपतन, ये हो गया आपतन कोण की ज्या, ये हो गया अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात। अब क्या हो जाएगा? दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 2n1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2n1। जैसे इसमें क्या था? पहले प्रकाश का n1 से इसमें n2 में जा रही थी, उसको लिखा था 1n2। अब प्रकाश का n2 से n1 में जा रही है तो उसको क्या लिख दिया? 2n1। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 2 है, ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 है। तो समीकरण नंबर 1 का गुणा समीकरण नंबर 2 से कर देने पर, समीकरण नंबर 1 का गुणा समीकरण नंबर 2 से करने पर, तो समीकरण नंबर 1 में क्या लिखा है? देखते हैं, साइन i अपॉन साइन r गुणे दूसरे में क्या लिखा है? साइन r अपॉन साइन i, ठीक है, बराबर आते हैं, ठीक है। बराबर में क्या लिखा है? 1n2 गुणे क्या हो जाएगा? 2n1।
साइन से साइन कट जाएगा, आई साइन से आर कट जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे क्या बचता है 1 और बराबर क्या बचेगा 1n2 गुणे 2n1। ठीक है, ठीक है। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या लिखा है 2n1 2n1। अगर बराबर लिखेंगे तो बराबर में क्या होगा 1, बराबर में क्या होगा 1, और ये वाला कहाँ चला जाएगा बटे में, बटे में। यानी इसको कह सकते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो पदांक होता है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि माध्यम 2 ना हो सकता 3 हो, एक माध्यम दूसरा माध्यम और तीसरा। अगर 3 माध्यम हो गए तो क्या होगा पहले प्रकाश कण पहले माध्यम से, देखो इसमें 2 माध्यम थे तो प्रकाश कण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम गई थी, फिर क्या हो गया था दूसरे माध्यम में पहले माध्यम वापस लौट आई थी। इसका दोनों का गुणनफल कितना था 1 था। अगर 3 माध्यम होंगे तो क्या होगा पहले माध्यम से प्रकाश कण किसमें जाएगी दूसरे माध्यम में, और फिर दूसरे माध्यम में कहाँ चली जाएगी सीधे तीसरे माध्यम में, और फिर तीसरे माध्यम से सीधे कहाँ लौट के आएगी पहले माध्यम। तो इन तीनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये निकाले 2n3, अगर ये ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 1n2 है ये कहाँ आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, 1n2 अपॉन में आ जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा 3n1 ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट। अरे रुकिए ये गलत हो गया, ये यहाँ पे गुणे ऊपर नहीं आएगा, ये बटे में रहेगा। देखिए एक ऊपर था और ये देखिए ये निकाला हम लोगों ने, तो ये जो गुणे में था वो भी कहाँ आएगा, देखिए ये गुणे में था तो कहाँ पे आ जाएगा बटे में। जैसे ये गुणे में था ये बटे में आया है तो ये वाला भी कहाँ आएगा बटे में आएगा। अब थोड़ा और करते हैं 2n3 बराबर, अब देखो जैसे 3n1 जैसे यहाँ पे देखो लिखा था अभी लोग लिखा था 1n2, तो 1n2 को क्या लिख सकते हैं 1/2n1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे इसको भी तो लिख सकते हैं 3n1 को क्या लिख सकते हैं 1/1n3, ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है 1n2 और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे बताओ 1n3, 1 बटे क्या लिखेंगे 1/1n3, और ये कहाँ आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, यानी क्या बना देंगे 1n3 बटे क्या आ जाएगा 1n2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का जब पता होगा वो पहले माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का पता अपॉन में बटे क्या होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए अब समझते हैं अपवर्तनांक व क्रांति कोण में संबंध। जैसे एक माध्यम में सघन माध्यम है, दूसरा माध्यम क्या है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से प्रकाश का विरल माध्यम में जा रही है तो जाहिर सी बात वो अवलंब से कहाँ हटेगी दूर हटेगी। सघन विरल माध्यम का अपवर्तनांक मान लिया n1 है, सघन माध्यम में क्या है n2 है। तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम क्या है 2 और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक यानी 2n1। और स्नेल के नियम से लोगों ने क्या पढ़ा है, स्नेल के नियम से पढ़ा है साइन आई अपॉन साइन आर। ये कौन से नियम पर पढ़ा है स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से लोगों ने पढ़ा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम से मतलब नहीं है क्योंकि प्रकाश का दूसरे माध्यम से पहले माध्यम जा रही है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो आपतन कोण की जा अपवर्तन कोण की जा के अनुपातिक होगा बराबर होगा। यदि ठीक है, जब क्या होता है देखिए जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण क्या होता है बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान क्या होता है 90 अंश होता है। या ऐसे कह सकते हैं जब अपवर्तन कोण का मान क्या होता है 90 अंश होता है तो अपवर्तन कोण क्रांति कोण क्या होता है बराबर होता है। तब देखते हैं तब क्या होगा तो 2n1 यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई, और आई के स्थान पे क्या रखेंगे c अपॉन साइन आर, आर का स्थान कर देंगे साइन 90। 2n1 बराबर साइन सी, साइन 90 का मान कितना होता है याद कर लेंगे कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जैसे आप लिखा है 2n1 तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, इसको कह सकते हैं 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2n1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/1n2 बराबर क्या लिखेंगे देखिए साइन सी अपॉन में क्या लिखा है 1, इसको पलट देते हैं। ठीक है, पलटने का मतलब क्या है तो 1n2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, इसको ऊपर करके 1 बटे क्या आ जाएगा साइन सी, बटे में 1 होता लिखते नहीं, क्या होगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है 1 बटे साइन सी के, 1 बटे साइन सी के। अब जैसे प्रकाश यदि मान लेते हैं जैसे ऊपर है क्या है कांच है, नीचे क्या है वायु है, क्या है वायु, कांच से किसमें जा रहा है वायु में जा रहा है तो ये हो जाएगा कांच, ये क्या हो जाएगा वायु। जैसे कि जो तो जैसे जाएगा वैसे कर लेंगे। ठीक है।